पिछले वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि चार्ज क्या होता है और चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, चार्ज के गुण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस कर चुके हैं। और उस डिस्कस के दौरान हमने ये जाना कि चार्ज घर्षण या फिर रगड़ने से दो पदार्थों को उत्पन्न होता है। लेकिन आज जानेंगे कि बिना टच किए, रगड़ना तो दूर की बात है, टच भी नहीं करना है, बिना टच किए कैसे किसी भी मेटल में चार्ज जनरेट हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी प्रेरण के द्वारा चार्ज। अब प्रेरण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप किसी भी विषय में, वस्तु में, व्यक्ति में आप इंटरेस्ट रखते हो, रुचि रखते हो, और वैसा कोई घटना आपने किसी और को करते देख लिया तो वो प्रेरणा और आपके अंदर में वो इच्छा और भी प्रबल हो जाती है। ठीक है, तो ठीक वही बात पदार्थों का भी है। सभी पदार्थ आप जानते हैं चार्ज से मिलकर बने हुए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने हुए हैं, तो उनमें पहले से ही वो गुण है। केवल बस वैसे वस्तु जो चार्ज्ड हैं उनके सामने केवल आ जाने की वजह से उनमें भी चार्ज उत्पन्न हो जाता है, जिनमें चार्ज नहीं है या फिर वो उदासीन है, न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड है। ठीक है, चार्ज है फिर भी अनचार्ज्ड है, यानी जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव चार्ज हैं, जिसकी वजह से वो अनचार्ज्ड है। तो इस वीडियो में आइए हम जानते हैं विदाउट टचिंग हाउ कैन वी प्रोड्यूस आर इंडक्ट चार्ज। ठीक है, तो आज का टॉपिक इस तरह से है, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, प्रेरण के द्वारा आवेशन कैसे हो, विदाउट टचिंग किसी भी मेटल्स में कैसे हम चार्ज जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक प्रयोग करना होगा, और उस प्रयोग में आपको करना क्या है, एक स्फीयर लेना है मेटल का। ये स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है। मेटालिक स्फीयर को आप एक स्टैंड पे लगा देंगे और यहाँ एक इसके बेस में जो ग्राउंड से टच है ये इंसुलेटर बेस रहेगा। इंसुलेटर का मतलब होता है जो किसी भी चार्ज को एक तरफ से दूसरी तरफ ना जाने दे, चार्ज को फ्लो ना होने दे। तो ये इंसुलेटर बेस आपने कर लिया। अब आपको करना क्या है, पहला प्रोसेस तो ये हो गया। अगले प्रोसेस में आपको एक रॉड लेना है जो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो या तो निगेटिवली चार्ज हो। तो मान लीजिए कि हमने एक रॉड लिया, ग्लास रॉड ले लिया, और ये ग्लास रॉड निगेटिवली चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये ग्लास रॉड पे निगेटिव चार्ज कैसे आएगा, तो इसके पहले हम लोग जान चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी ग्लास रॉड को सिल्क से अगर रगड़ा जाए या फिर प्लास्टिक रॉड को किसी बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो प्लास्टिक के रॉड पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और सिल्क या फिर ऊल माने ऊन से अगर हम ग्लास रॉड पे रगड़ते तो उससे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो मान लीजिए ये कोई रॉड है, ग्लास रॉड है या फिर प्लास्टिक रॉड है जिस पे पहले से ही चार्ज है। अब आपको क्या करना है, इस मेटालिक स्फीयर के एकदम बिल्कुल नज़दीक लाना है। ठीक है, इस रॉड को, ये एक चार्ज्ड रॉड है, ये क्या है, चार्ज्ड रॉड। ध्यान रहे कि ये टच न करे। विदाउट टचिंग वी होल्ड अ रॉड नियर मेटालिक स्फीयर। मेटालिक स्फीयर के नज़दीक किसी रॉड को ले जाते हैं, होल्ड किए रहते हैं विदाउट टचिंग, बिना किसी टच के, स्पर्श नहीं करना है, बिना स्पर्श के। अब जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आप ये जानते हैं मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये नेगेटिवली चार्ज है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इससे रिपल्स होगा, और रिपल्सन के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब ये समझ लीजिए कि ये स्फीयर ए के दूसरे साइड में, मतलब जिस साइड आपने रॉड रखा है उसके दूसरे साइड में रिपल्स होकर के ये नेगेटिव चार्ज चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे दूसरी साइड में। और इसके कारण जो है, जब इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि दूसरी तरफ चले जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा
और यहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी। और इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब क्या है कि ये जो सिरा है, ये जो साइड है, ये साइड, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, होगा ऐसा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये निगेटिवली चार्ज होगा। तो आपने ध्यान से ये सुना और ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ये निगेटिवली चार्ज है, इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जैसे ये इसके नज़दीक आएगा तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज में रिपल्स होता है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। पॉजिटिव माने सेम टाइप ऑफ चार्ज आर रिपल्स टू ईच अदर, एक तरह के चार्ज एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, यानी ढकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो जैसे ही ये नेगेटिवली चार्ज रॉड इस यहाँ आया, फ्री इलेक्ट्रॉन भाग के उधर चले गए, उस साइड में चले गए, और यहाँ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये साइड स्फीयर का ये साइड पॉजिटिवली चार्ज हो गया और दूसरा साइड क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है। तो यहाँ ये सिरा क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये सिरा क्या है, डिफिशियंसी या डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको पॉजिटिवली चार्ज माना जाता है। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप, अगले स्टेप में आपको ये करना है कि जो नेगेटिवली चार्ज है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस स्फीयर को केवल ओनली पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है अगले स्टेप में, ये आपका वो स्फीयर था और ये इंसुलेटर बेस है। अब और इधर आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। आपको एक वायर लेना है और वायर को यहाँ कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट करके उसको ग्राउंडेड कर देना है, मतलब हिंदी में कहते हैं भू संपर्कित कराना, पृथ्वी से संपर्क करा देना। और आप जानते हैं कि अर्थ यानी ग्राउंड, पृथ्वी किसी भी चार्ज को सोखती है अपनी तरफ, तो ये वायर के द्वारा ये सारे चार्ज इधर चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपका जो ये रॉड है ये यहाँ से हिलना भी नहीं चाहिए, ये यहीं रहना चाहिए, जिसके कारण यहाँ जो चार्ज है वो रुका रहे, बना रहे, ये भी चार्ज ना चला जाए इधर, ठीक है। अब जैसे भू संपर्कित आपने करा दिया, अब इसको हटा दीजिए, ठीक है, वायर को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और ये रखे रहिए ऐसे ही। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे कि अब इसको भी रिमूव कर देंगे यहाँ से, मतलब इस रॉड को भी आप रिमूव कर देंगे। जैसे ही रॉड को आप रिमूव करेंगे तो इस स्फीयर पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो एक साइड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे स्फीयर पे, ठीक है। तो अब आपका जो प्राप्त हुआ ये स्फीयर, ये कौन सा स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। तो इस तरह से आपने जाना कि किस तरह से बिना टच किए, बिना छुए, बिना रगड़े, किस तरह से हमने किसी भी मेटल को कैसे पॉजिटिव चार्ज कर दिया। और यही काम आप उल्टा रिवर्स करके यहाँ आप जो रॉड है, चार्ज रॉड है, यहाँ पॉजिटिव रॉड लीजिए, ठीक है, और सेम प्रोसेस आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज्ड स्फीयर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज आपने जाना कि इंडक्शन के द्वारा कैसे जो है हम किसी भी मेटालिक पार्ट को या किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट को कैसे हम चार्ज कर पाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां हम एक ही बार में दो चार्ज्ड स्फीयर हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इस एग्जांपल को भी लेते हैं कि हाउ कैन गेट टू स्फेरिकल मेटालिक स्फीयर opposite charges positively and negatively in one experiment or one shot। एक ही बार में दो कैसे मेटालिक स्फीयर को हम प्राप्त कर सकते हैं, तो आइए इसको समझते हैं। तो अभी हमने यहाँ दो स्फीयर ले लिया, मेटालिक स्फीयर ले लिया हुआ, और यहाँ सेम वैसे ही प्रोसेस किया जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट भी किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी हम यहाँ एक की बजाय दो मेटालिक स्फीयर लेंगे, दो मेटालिक स्फीयर ए और बी ले लिए। इन दोनों को एक दूसरे से टच करके ऐसे रख दिया, एक दूसरे को छूते हुए, स्पर्श करते हुए, और हमने यहाँ एक ग्लास रॉड लिया,
ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड को ए के स्फेरिकल मेटालिक स्फेयर जो ए था उसके ठीक सामने बिना टच किए उसके पास लेके गए। जैसे क्लोज लेके जाते हैं तो यहाँ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, पूरे जितने भी इलेक्ट्रॉन, चूँकि ये इससे टच है जिसकी वजह से सारे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ए और बी पे होंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर आ जाएंगे, इस साइड पे चले जाएंगे, उस साइड की तरफ चले जाएंगे जिधर ग्लास ऑफ रड ऑफ ग्लास होगा, मतलब ग्लास का रड होगा जो पॉजिटिवली चार्ज है, उधर सारे इलेक्ट्रॉन भाग के इधर आ जाएंगे क्योंकि अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये पार्ट जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और इस पार्ट में क्या होगा, डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पार्ट डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, इसको यहीं होल्ड रखना है रॉड को और इनको थोड़ा सा डिस्टेंस देना है, मतलब इन दोनों ही स्फीयर को थोड़ा सा दूर रखना है, हल्का, मतलब ज़्यादा दूर नहीं। उसके बाद अगला प्रोसेस आप क्या करेंगे, ऐसे ही इसको रखे हुए और इनके दोनों जो ये साइड है उनको ऐसे लेके आएंगे ताकि ये जो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज वाला जो सिरा है, साइड है, वो एक दूसरे के सामने आ जाए ताकि इनमें अट्रैक्शन बन जाए, ताकि चार्ज इधर उधर ना जाए, ऐसा कुछ ना हो। और फिर जो है अब इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ अगले फिगर में आप देख रहे हैं, फिगर डी में हमने रॉड को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आप इसको जितना चाहें उतना दूर कर लीजिए। जैसे आप दूर करेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, पूरे ही स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो क्या कहते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ एक ही शॉट में हमने दो चार्ज स्फीयर प्राप्त कर लिए, जो एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट में आपने जाना कि कैसे हमने इंडक्शन के द्वारा चार्ज किया किसी भी मेटालिक बॉल को, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि किसी भी स्फीयर को, स्फेरिकल मेटालिक बॉल को, या स्फेरिकल हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये सिंपली हो जाता है, ठीक है, इसमें पोल्स नहीं होते हैं पहले से ही, ठीक है। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ कि कैसे इंडक्शन के द्वारा किसी चीज़ को चार्ज किया जाता है, किसी मेटल्स को कैसे चार्ज किया जाता है। और पिछले वाले में आपने जाना कि कैसे घर्षण द्वारा, मूल तो घर्षण ही है, क्योंकि अगर मान लीजिए घर्षण ना होता तो ये हमें रॉड मिलता ही नहीं, और रॉड नहीं मिलता तो चार्ज नहीं होता, तो इसलिए उसको पहले पढ़ाया जाता है और इंडक्शन को बाद में पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमें ये रॉड तो मिल जाए उस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो इस तरह से आपका, मुझे लगता है ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे इंडक्शन द्वारा चार्जिंग किया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है कूलाम लॉ, यानी कूलाम का नियम। कूलाम नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने चार्ज के बीच लगने वाले बल, और वो बल दो तरह के होते हैं आप जानते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं तो रिपल्सन फोर्स होता है, वहाँ प्रतिकर्षण बल होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ या अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उनमें आकर्षण बल लगता है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन दो तरह के फोर्स को उन्होंने मेज़र करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने पाया कि चार्ज Q1 और चार्ज Q2, चाहे ये सेम टाइप्स हों चाहे डिफरेंट टाइप हों, इन दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये दोनों तरह का ही फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनली होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मतलब दोनों के आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो पहला इन्होंने ये मेजर किया। दूसरा उन्होंने ये देखा कि चार्ज पार्टिकल को ज्यों-ज्यों हम दूर ले जा रहे हैं त्यों-त्यों इनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स कम होता जा रहा है, और ज्यों-ज्यों नज़दीक लेके आ रहे हैं इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर मान लीजिए कि दो चार्ज हैं A और B, जिनके चार्ज क्वांटिटी हैं Q1 और Q2, तो और तथा इनके बीच की दूरी जो है वो r है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज r। तो उसके लिए उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये पाया कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर इनवर्स प्रोपोर्शनली टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑफ देम। उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती उन्होंने पाया,
हिंदी में अगर इसको बोले तो ये दो जो रिलेशन है इसको हम इक्वेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनके बीच इक्वलिटी का चिन्ह नहीं है, तो हम इनको इक्वेशन नहीं बोल करके रिलेशन बोलेंगे। तो ये दो रिलेशन है, इनको जब उन्होंने कंबाइंड किया यानी बाई रिलेशन 1 एंड रिलेशन 2 वी गेट, मतलब संबंध 1 और 2 के द्वारा हमें प्राप्त क्या होता है, एफ प्रोपोर्शन टू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा मिलता है। अब इसको हम इक्वली ट्रीट करेंगे, यहाँ एज इक्वल करेंगे। एज इक्वल करेंगे तो आपको यहाँ एक कोई ना कोई कांस्टेंट देना होगा, क्योंकि मैथ का ये रूल है कि अगर मान लीजिए कि x y के प्रोपोर्शन है और आप इसमें इक्वली रिलेशन आप स्थापित करना चाहते हैं, इंस्टॉल सेटअप करना चाहते हैं, तो x इज इक्वल टू के इंटू वाई हो जाएगा, वेयर k इज कांस्टेंट, जहाँ k क्या है, स्थिरांक होगा। वैसे ही यहाँ k भी एक कांस्टेंट होगा और इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और k के वैल्यू को फाइंड आउट किया गया। यहाँ आप लिख सकते हैं वेयर k इज कांस्टेंट। बाय एक्सपेरिमेंट k का वैल्यू हमें फाइंड आउट होता है 9.9 इंटू 10 पावर 9, और इसका जो यूनिट है आप इन सबको इधर ट्रांसपोज कर दें तो यूनिट इसका फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे अब इसको ट्रांसपोज इधर अगर आप कर देते हैं तो पहले से ये है, इसका यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ये है डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। और इसको जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये ट्रांसपोज होने के बाद क्या होगा, कूलाम, क्योंकि हम चार्ज को कूलाम में मेज़र करते हैं, तो कूलाम इंटू कूलाम, तो यहाँ हो जाएगा कूलाम पर स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स कूलाम है तो 2 टाइम्स तो स्क्वायर होगा, और चूंकि ये बाई में होगा तो कूलाम पर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका यूनिट कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट होगा। तो इस तरह से ये k का या कांस्टेंट का ये वैल्यू है। अब आगे बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस करने होंगे जिनमें आपको पाई वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, और ये भी डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच का जो मीडियम है, यानी ये दोनों चार्ज हैं, इन दोनों के बीच का मीडियम क्या है, एयर है या फिर पेपर है या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट है, उस पे भी मेजर ये करता है। तो उसके लिए भी हम एप्सिलॉन का यूज करते हैं। तो कुल मिला जुला करके इस k को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 भी कुछ लोग कहते हैं, नॉट भी कह सकते हैं आप, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हम शो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये फॉर्मूला है वो कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये एटलीस्ट सारे रूल्स वगैरह फॉलो करने के बाद, सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद हमें जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स इन दोनों चार्ज के बीच मिला वो हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसका यूनिट अगर ऐसा ही फॉर्म में देखेंगे तो न्यूटन ही होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये कूलाम का लॉ हो गया, और इस कूलाम के लॉ के अकॉर्डिंग हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से क्या फाइंड आउट किया, फोर्स फाइंड आउट किया। ठीक है, तो इस तरह से ये कूलाम नियम आपने जाना। कूलाम नियम को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि, या कूलाम लॉ को ऐसे भी कह सकते हैं कि इन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अंग्रेजी में कह सकते हैं अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आर प्रोपोर्शनली टू मैग्नीट्यूड ऑफ या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इनवर्स प्रोपोर्शनली टू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, वो डिस्टेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ऐसा कह सकते हैं। मतलब एक बार और सुन लीजिए कि द रिपल्सन आर
attraction force between two charges is proportionally to product of the charges. First और second repulsion or attraction force between two charges is inverse proportionally the square of distance between its. ठीक है, इन दोनों के डिस्टेंस के बीच की वर्ग के इन्वर्स प्रोपोर्शनली होता है। तो ये दोनों ही लॉ एक साथ कंबाइंड करके और इनको बोला जाता है कूलाम लॉ या कूलाम के नियम। और इन दोनों ही लॉ को हम मैथमेटिकली सॉल्व हमने किया तो कितना हुआ, F इज इक्वल टू 4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि कुछ डाउट्स आपके न्यूमेरिकल के होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें टू चार्जेस हैं, दो आवेश हैं, Q1 जिसका वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, चार्ज को कूलाम में मेजर करते हैं, मापते हैं। और दूसरा चार्ज है Q2 3 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। तो ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। होना ये मीटर में चाहिए लेकिन सेंटीमीटर में है। कई बार ये भी कूलाम में नहीं दिया होता, माइक्रो कूलाम में दिया होता है, तो उस समय आप जो है माइक्रो वहाँ से रिमूव करेंगे और 10⁻⁶ लिख लेंगे इनटू में करके। जैसे मान लीजिए कि 4 माइक्रो कूलाम है तो आप यहाँ लिख देंगे 4 इंटू 10⁻⁶ कूलाम, ऐसा कर लेंगे। तो कई बार ऐसा देता है। तो यूनिट पे आपको विशेष ध्यान देना है। यूनिट आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स जो मेजर आप करते हैं उनके करने के दौरान आप चार्ज को कूलाम में रखेंगे और डिस्टेंस को, ये हो गया चार्ज और ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो चार्जेस को आपको मीटर में मेजर करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आपका वो एटलीस्ट आप ठीक ढंग से दोनों के बीच का फोर्स मेजर कर पाएंगे। तो अभी हमें क्या कर लेना चाहिए, ये सेंटीमीटर में है, इसको किस में मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर कर लेते हैं। सेंटीमीटर हटाएंगे, मीटर अगर लगाते हैं तो 10⁻⁻² यहाँ लिखना होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये आपका मेजर हो गया और ये तो कूलाम में है ही। अब आगे लिखेंगे बाई कूलाम लॉ। कूलाम के नियम के अनुसार ऐसा लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा लिख लेंगे। आप ये जानते हैं इसका जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 0 10⁻9 होता है। ठीक है, Q1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू Q2 का वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁷ होल बाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू है 30 इंटू 10⁻⁻² और उस पर होल पावर 2 कर देंगे क्योंकि आर पावर 2 है और ये आर का वैल्यू है तो होल पावर 2 कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये नंबर है जिस पे कोई पावर नहीं है, ये और ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 इंटू 2 18 होगा, 9 दूनी 18, 18 3 54, 18 इंटू 3 इज इक्वल टू 54 इंटू 10 पावर, ये 10 के बेस में ये और ये इन सबको इंटू करके और इनके सारे पावर्स को ऐड कर लेंगे, प्लस -7 प्लस -7, मतलब इसके भी पावर, इसके भी पावर और इसके भी पावर सबको ऐड कर लिया हमने क्योंकि ये मल्टीप्लाई में बाई ये स्क्वायर है इनका। तो जैसे ही आप ब्रेकअप करेंगे तो ये स्क्वायर इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी आ जाएगा। तो इस तरह से 30 होल पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -2 होल पावर 2 ऐसा होगा। आगे कैलकुलेट करेंगे तो 54 इंटू 10 पावर, अब ये माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे, 14 हो जाएगा, -14 और 9, तो 9 माइनस 14, 9 में से 14 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5 और माइनस वाला ज़्यादा है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। तो -5 एटलीस्ट हमने इसको सॉल्व किया 10 टू द पावर -5। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 900, 30 मल्टीप्लाई 13 टू 30 900 इंटू 10 पावर से पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 2 जार 4 -4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, और यहाँ होगा 54 बाई, अभी ऊपर नहीं करेंगे, अभी इसको ठीक ढंग से कैलकुलेट कर लें। इसको भी आप
10 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 900 को जब 10 के पावर में कन्वर्ट करेंगे तो लिख देंगे 9 × 10 पावर 2। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को उठा के यहाँ लेके आना है, यानी ये जो नंबर होना चाहिए वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 और 1 से ज़्यादा होना चाहिए और 10 या 10 के बराबर होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हम यहाँ लेके आएंगे तो 90 हो जाएगा, यहाँ लेके आएंगे तो 9 होगा, 9 पे रख लेंगे। और दशमलव को चूँकि हमने राइट टू लेफ़्ट हम लेके गए हैं तो यहाँ 10 की पावर पॉजिटिव में 2 होगा। अगर हम लेफ़्ट टू राइट लेके जाते तो नेगेटिव होता, ठीक है, उल्टा होता है। तो यहाँ हम इसको इतना लिख सकते हैं, तो 9 × 10 पावर 2 हो गया, और इंटू पहले से 10 पावर कितना था, -4 था, ठीक है। अब जो काम हमने यहाँ ऊपर किया, ऐड किया, वही काम हम यहाँ डेनोमिनेटर में भी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 54 × 10 पावर -5 और बाई 9 × 10, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये प्लस में है और ये किस में है, माइनस में है। तो ऐड करेंगे तो माइनस में ही 2 होगा, क्योंकि 4 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 2 होगा, और माइनस वाला ज़्यादा है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ इससे इसको कैंसिल कर देंगे 6 टाइम में, 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो 6 × 10 पावर, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे मतलब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ है, ये पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा, और पहले से 10 पावर -5 है, इंटू 10 पावर 2 हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। कभी भी आपने लॉ ऑफ इंडेक्स जाना सीखा होगा, उसमें ये आप जानते होंगे 1/a पावर -n है, अगर इसको ऊपर लेके जाते हैं तो a पावर +n हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव में उल्टा हो जाता है। 6 × 10 पावर, अब यहाँ भी आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि एक माइनस में है, किसमें, प्लस में इंडेक्स, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। तो ये हुआ आपका फोर्स बिटवीन देज चार्जेस, ठीक है, 6 × 10 पावर -3 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हुआ इन दोनों के बीच के वो क्या कहते हैं, फोर्स के। और यहाँ फोर्स चूँकि दोनों ही पॉजिटिव में है तो इसलिए ये फोर्स आप कह सकते हैं कि रिपल्सन फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सन, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और होंगे, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें तो Q1 Q2 दे दिया हुआ है, R दे दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दे दिया हुआ है। किसी क्वेश्चन में ऐसा देगा, फोर्स देगा, मतलब आप फिजिक्स का नियम समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपका ये फार्मूला है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ये तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो हमें पता ही है पहले से। अननोन क्वांटिटी ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 अननोन क्वांटिटी हैं। इन चारों में से कोई 3 क्वांटिटी नोन होगा और 1 क्वांटिटी अननोन होगा, मतलब नहीं दिया हुआ होगा, ठीक है। और ऐसा कभी भी हो तो इसी फॉर्मूले में आप पुट करेंगे उन सारे वैल्यू को, और ट्रांसपोज वगैरह करके आप उसको अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा अननोन क्वांटिटी है तो उन दोनों क्वांटिटी के बीच कोई ना कोई रिलेशन होगा, ठीक है, मतलब कोई 2 ऐसी क्वांटिटी होगी जिनके बीच कोई ना कोई रिलेशन होगा। वो रिलेशन आप एक दूसरे से सेटअप करके, इंस्टॉल करके और फिर कनेक्ट करके, और फिर जो है आप उसको एक अननोन क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि और भी कुछ कठिन प्रश्नों को हम हल करें तो आप कमेंट करके हमें बताइए, ताकि कुछ और कठिन प्रश्नों को हम हल करके और आप तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।